हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 को। आज की वर्कशीट है बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम समझेंगे जो कंटेंट दिया गया, उसके बाद प्रश्नोत्तर है उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 25 है, 25 नंबर है। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसमें इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति चल रहा है। आज की दिनांक है 1 सितंबर 2020। पहला जो हमें दिया गया है रूसी क्रांति, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या क्या आए थे। 20वीं सदी के आरंभ में रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः किस पर आधारित थी? कृषि के ऊपर आधारित थी। लगभग 85% जो लोग थे रूस के, वो खेती करते थे, कृषि में लगे हुए थे, यानी कि ज़्यादातर जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर करती थी। परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान थे, वो अपनी भूमि कम्यून बोलते थे, जिसको मीर भी कहा जाता है, को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे। यानी कि वो अपना एक कम्यून बना लेते थे, जिसमें सारे मिलकर के खेती करते थे और जिसकी जितनी ज़मीन होती थी उसी के अनुसार उनको फिर हिस्सा मिल जाता था, तो कम्यून बनाते थे। बड़े जमींदार जो थे उनको कुलक कहा जाता था रशिया में, ठीक है, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि सामूहिक खेती हो। देहात में जो गांव में है, बड़ी संपत्तियों और ज़मीनों के मालिक आमतौर पे चर्च, राजशाही या फिर ये सामंत होते, सामंत जिनको हम जमींदार की तरह ही मान सकते हैं। ओके, तो ये थे वहाँ के आर्थिक हालात जो रूसी क्रांति से पहले थे। ज़्यादातर लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, ठीक है। 85% लोग कृषि कार्यों में जुड़े हुए थे। छोटे किसान थे, वो कम्यून बना करके सामूहिक खेती करते थे, जबकि जो जमींदार थे वो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी थी वो या तो चर्च के अधीन थी, या जो राजशाही थी उसके अधीन थी, या फिर सामंतों की होती थी। किसानों के पास खुद की ज़मीन कम होती थी, वो काश्तकार थे, मतलब बंटाई पर खेती करते थे। अब रूस में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, यानी कि उद्योग लगने शुरू होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि यूरोप के मुकाबले रूस में उद्योग है वो देर से आया, देर से ये इंडस्ट्रीज है वो लगनी शुरू हुई। 1880-90 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए थे। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग है और मॉस्को, दो इलाके हैं जहाँ पर ये उद्योग लगने शुरू हुए थे। कारीगर वर्कशॉप में, मजदूर कारखानों में काम करते थे, यानी दोनों में अंतर था। जो वर्कशॉप में काम करते थे वो कारीगर होते थे, और मजदूर काम करते थे वो कारखानों में करते थे। कारीगर अपने को मजदूरों से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। अब रेल मार्गों का विस्तार होना शुरू हो जाता है, तो कोयला, लोहा इस्पात, खनन, धातु को पिघलाने का उद्योग है, मशीनी उद्योग है, ये धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। शुरुआत में जितने भी उद्योग लगे थे रशिया में, रूस में जितने भी उद्योग थे वो क्या थे? कुछ जो सामंत थे, पूंजीपति थे, उनके उद्योग थे, यानी कि राजा के अधीन नहीं थे, यानी सरकार के अधीन नहीं होते थे। ये क्या थे? निजी संपत्ति थे। अब निजी संपत्ति होती है तो उसका क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना। लाभ ही कमाने के लिए सेटअप करते हैं ना। तो वहाँ पर वो मजदूरों को कम वेतन देते थे, 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। एक दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। महिला कामगारों के हालात तो और भी बुरे थे, उनको पुरुषों से भी कम वेतन मिलता था। मजदूरों की दशा बहुत ज़्यादा शोचनीय थी, ना तो उन्हें अच्छी सुविधा मिलती थी, ना ही उन्हें अधिक वेतन मिलता था, और इसलिए वो असंतुष्ट थे। मजदूर संघ, शुरुआत में तो उनके ऊपर प्रतिबंध था, लेकिन लोगों ने, मजदूरों ने मजदूर संघ है वो बनाने शुरू कर दिए। हड़ताल और प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। क्या मांग थी? 2 मांग होती थी। काम करने के घंटे हैं वो कम किए जाएं, निश्चित किए जाएं, और वेतन बढ़ाया जाए। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति में मुख्य शक्ति बनेंगे। ऐसा माना जाता है रूस में। क्यों? क्योंकि मजदूर थे लगभग 7 से 8% और किसान थे लगभग 85%। तो ऐसा माना जाता था कि रूस में अगर क्रांति होगी तो वो किसानों के कारण होगी। लेकिन जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक थे, उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, और क्रांति की बागडोर वो किसानों के हाथ में नहीं बल्कि मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। और ऐसा ही आगे चल के होता है। जो क्रांति शुरुआत होती है, रूसी क्रांति होती है, उसकी शुरुआत मजदूरों के कारण ही होती है। तो ये था औद्योगिक क्रांति कैसे हुई वहाँ पर। अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो औद्योगिक क्रांति थी, जो रशियन क्रांति थी, हम औद्योगिक क्रांति की बात नहीं करें, जो रशियन रेवोल्यूशन थी, रूस की क्रांति थी, उसकी शुरुआत होने का बड़ा कारण जो बना वो प्रथम विश्व युद्ध था। यानी कि बारूद तो तैयार हो चुका था, उसमें जो माचिस की तिल्ली जला करके लगाई गई थी वो प्रथम विश्व युद्ध ने लगाई थी। कैसे?
कि विश्व युद्ध के कारण रूस में जर्मनी विरोधी भावना प्रबल हुई, क्योंकि जर्मनी के हाथों हार हुई थी रशिया की। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था को बदलकर पेट्रोग्राद है वो कृत किया गया। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। लाखों लोग मारे गए थे, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो चुके थे। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटते हुए फसलों इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार, उद्योग सब चौपट हो गए थे और रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष बढ़ गया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार होती है, ज़्यादातर मोर्चों पर वो हारती है। इसके साथ साथ देश में फसलें बर्बाद हो जाती है जहाँ जहाँ युद्ध लड़ा जाता है। इससे जनता भी नाराज होती है और सेना भी, यानी माहौल पूरी तरीके से राजा के, जो वहाँ के राजा क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं, जार के खिलाफ हो चुका था। अब 1917 की क्रांति होती है। 1917 की जो क्रांति है कब होती है, फरवरी में होती है। तो फरवरी 1917 की भीषण सर्दी में पेट्रोग्राद, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग आप कह सकते हो, में मजदूरों के इलाके में अनाज की कमी हो जाती है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हुई, अनाज की कमी हो गई। तो अनाज की कमी हो गई तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव शुरू हो गया। जार ने ड्यूमा को भंग करने का जो प्रयास था उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि ड्यूमा क्या थी, वहाँ की संसद थी, उसको भंग करने का प्रयास किया ताकि आवाज़ को दबाया जा सके। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारी है उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, यानी कि सेना ने भी पाला बदल लिया, वो जनता के साइड में आ जाती है। ओके, मजदूर और सैनिकों की बनाई सोवियत, यानी कि सॉरी, मजदूर और सैनिक है दोनों क्या बनाते हैं, एक सोवियत बनाते हैं, एक संघ बना लेते हैं। सोवियत यानी कि संघ बनाते हैं। वो 2 मार्च को अंतरिम सरकार बना लेते हैं, यानी कि अंतरिम होते हैं, टेम्परेरी सरकार बनाते हैं और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ती क्योंकि सेना और जनता दोनों खिलाफ थी। देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से चुनी जाती है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, सभी लोगों को एक समान बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार देना, जैसा कि हमारे देश में। तो उनसे सब लोग एक संविधान सभा बनाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, एक चुनी हुई संविधान सभा है, वो बनाने का निर्णय लेते हैं। पेट्रोग्राद जो सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक इस प्रकार की सोवियत चुनी जाती, संघ चुने जाते हैं जिनमें आम लोग शामिल होते हैं। गांव में भी किसान जमीन में के बांटने पर जोर देने लगते हैं कि जमीन जो जमींदारों की वो किसानों में बांटी जाए, जमीन खेती करने वालों को मिले। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में मतभेद आ जाते हैं। अंतरिम सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि ज़मीन बांटी जाए, जबकि बोल्शेविक चाहते थे कि ज़मीन है वो बंटवारा हो, किसानों में बांट दी जाए। तो इसलिए ये कब होता है, ये फरवरी के बाद चल रहा था। अब दोबारा क्रांति होती है, कब, अक्टूबर में। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने, जो अंतरिम सरकार के मुखिया थे ट्रोट्स्की, उनके नेतृत्व में, लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कि लेनिन ने क्या किया, ट्रोट्स्की है जो उन्हीं की पार्टी के नेता है, उनके नेतृत्व में तैयार कर लिया कि हम सत्ता पर कब्जा करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक मास्को और पेट्रोग्राद के इलाके पर बोल्शेविक पार्टी है उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो इस तरीके से रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति होती है। तो ये शुरू होती है फरवरी से, फरवरी क्रांति होती है और उसके बाद अक्टूबर में क्रांति होती है। अब इसके कारण क्या थे, मोटे तौर पे हम देखें तो कारण था भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, रूस की हार, युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध में हार थी वो भी एक कारण था, सेना में असंतोष, मजदूरों के बुरे हालात, किसानों के बुरे हालात। तो ये सब कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुई थी। उसके बाद आगे दिया गया कि बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव। बोल्शेविकों ने इस क्रांति के बाद कई सारे बदलाव लेके आए। बोल्शेविक पार्टी, उन्होंने उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि सरकार के अधीन आ गए सारे बैंक और उद्योग। जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। पुरानी जो सामंती प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि कोई सामंत नहीं रहेगा। किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए छूट दे दी गई, यानी कि ज़मीन का बंटवारा कर दिया गया। शहरों में जो बेघर-बार थे, मजदूर थे, उनको घर दिए गए, किन से लेकर के जो बड़े परिवार थे उनके घर के हिस्से कर दिए गए। तो ये सारे बदलाव आए 1917 की क्रांति के बाद। अब हम छोटे से 4 प्रश्नोत्तर दिए गए, उनको हम देखते हैं
यहाँ देखिए पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि 20वीं सदी में रूस में किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। तो 20वीं सदी में रूस में निम्न प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर देगी, यानी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होगी जमीन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया रूस में औद्योगिक क्रांति की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो पहली विशेषता है रूस में औद्योगिकरण की शुरुआत पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के तौर पर हुई थी। मुख्यतः औद्योगिक विकास है वो मॉस्को और पेट्रोग्राद है उन क्षेत्रों में हुआ था। मजदूरों के हालात इन उद्योगों में दयनीय थी। उन्हें 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। उनका वेतन कम होता था। आवास की सुविधा भी बदतर थी। महिलाओं का वेतन तो पुरुषों से भी कम था। तो ये थी औद्योगिकरण की विशेषताएं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार जमीन या आधार तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए एक तात्कालिक घटना सिद्ध हुई, यानी कि इसी के कारण रूसी क्रांति होती है। क्यों? पहला, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना की स्थिति है, उसमें भाग लेने से रूस की स्थिति है वो आर्थिक और सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो गई। आर्थिक तौर पर पहले ही वहाँ पर बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्या थी, अब हालात और बिगड़ गए, सेना भी नाराज हो गई। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने से राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि हुई, राष्ट्रवादी उग्र हो गए। जब सेना की हार होती है तो देश में जो लोग हैं वो सरकार को दोषी मानते हैं। तो ये भी एक कारण बना कि लोग सरकार के पूरी तरीके से खिलाफ हो गए, जार के खिलाफ हो गए। तीसरा, युद्ध के समय बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई थी, लेकिन पर्याप्त युद्ध सामग्री न मिलने के कारण उनमें भी असंतोष बढ़ा, यानी सेना भी अब जार के खिलाफ हो गई। चौथा, किसान और मजदूर भी युद्ध के प्रभावों से नहीं बच पाए। इससे उत्पादन में गिरावट हुई और महंगाई में वृद्धि हुई, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी। इसके कारण आम लोगों में भी सरकार यानी जार के खिलाफ असंतोष बढ़ा और यही बाद में आगे चल के रूसी क्रांति का कारण बनते हैं। फोर्थ दिया गया बोल्शेविकों ने अक्टूबर 2017 में किन किन बदलावों की घोषणा की। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए थे। पहला था अधिकांश उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा, भूमि को सामाजिक या सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। तीसरा, सामंत व्यवस्था उसको खत्म कर दिया गया। चौथा, रूस प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हट गया, यानी कि सेना को वापस बुला लिया गया। पांचवा जो बदलाव आया कि रूस को एक दलीय देश घोषित कर दिया गया कि एक ही दल होगा। और छठा बदलाव किया गया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो ये बदलाव आए थे रूसी क्रांति के बाद। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। इस वर्कशीट में बस इतना। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।